बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आज की इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को अलग अलग से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती हैं। आज की ये जो वीडियो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, तो हमारी वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली स्टेट बैंक जो है, जिसमें पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो मनी को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी कंडक्ट करती है। उसको आसान लफ्ज़ों में हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और मनी को कंट्रोल क्यों किया जाता है? मनी कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि उससे हम इकोनॉमी को इफेक्ट करवा सकें। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो आसान सी डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, वो ये है कि द यूज़ ऑफ मनी सप्लाई टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम मनी सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इन्फ्लुएंस कब करते हैं? जब इकोनॉमी हमारी या तो रिसेशन में चली जाए या फिर इकोनॉमी हमारी इन्फ्लेशनरी पीरियड के अंदर चल रही हो। मीन्स रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगी और इन्फ्लेशनरी पीरियड के अंदर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो या तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करेंगे या फिर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का कंडक्ट करेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कैसे करेगी आखिर? ये कैसे होगा? हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करेंगे? तो ये वर्क मॉनेटरी पॉलिसी जो करती है वो इस तरह से करती है कि हम सप्लाई ऑफ मनी को एडजस्ट करते हैं, कि सप्लाई ऑफ मनी को या कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो उसको कम या ज़्यादा करने से जो सेंट्रल बैंक है वो इकॉनमी को या स्पीड अप कर देता है या स्लो डाउन कर देता है। हम आगे इसके ऊपर मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे, कैसे स्पीड अप होगी, कैसे स्लो डाउन होगी, इसके टूल्स क्या हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी की दो टाइप्स हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से हैं कि एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है और एक आपने इन्फ्लेशनरी पीरियड को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला जो पीरियड है वो आप अगर देखें तो ये रिसेशन का पीरियड है। ये जो डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम आपको शो हो रही है, ये रिसेशन है, जिसको आप डिप्रेशन भी कहते हैं। इकॉनमी क्रैश कर जाए आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आपने इकॉनमी के अंदर एक्सपेंशन करनी होती है। कि अगर आपकी इकॉनमी डाउनफॉल कर रही है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है और मतलब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसी कंडक्ट करेगा कि जिसके ज़रिए से ये जो डाउनफॉल आया है, इस डाउनफॉल को रिवर्स किया जा सके। तो इस रिवर्सल के लिए हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द इकॉनमी करेंगे। और एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, इसलिए इसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इसका जो पर्पज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है और जो आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई है उस डिमांड को इंक्रीज करना है, ताकि डिमांड इंक्रीज हो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी। सेकंड जो टाइप है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये इस्तेमाल होती है कि जब आपके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रही हो। अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रही है तो उसका मतलब ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है कि इन्फ्लेशन को कट करना है और साथ ही साथ जो इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड है, उसको कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। और स्लो डाउन किस तरह से किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से, कि आप मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कम कर देगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि आखिर सेंट्रल बैंक ये करेगा किस तरह, कि मनी सप्लाई बढ़ा देगा, मनी सप्लाई कम कर देगा। तो अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कैसे होगा कि एकदम से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एकदम से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक के पास 3 टूल्स होते हैं। इन 3 टूल्स को इस्तेमाल करते हुए स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है। इन 3 टूल्स का नाम है रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हम इन तीनों टूल्स के ऊपर जो है वो एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 टूल्स वर्क किस तरह से करते हैं और किस तरह से इससे मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहला जो टूल है वो है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं आपके, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो अपने पास रिजर्व में कुछ अमाउंट रखते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी बैंक में जो है 100,000 डिपॉजिट करवाया है, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट एक फिक्स परसेंटेज होगी जो स्टेट बैंक ने फिक्स की हुई है, और हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है। तो जो बैंक होगा, वो वाला जो बैंक है कमर्शियल बैंक जहां मैंने पैसे रखवाए हैं, वो अपने पास कितने पैसे रखेगा और कितने पैसे लैंड आउट करेगा। तो ये हम एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं इसी केस को, कि अगर मैंने 1 लाख रुपए रखवाया और 10% जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट थी, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अपने पास वॉल्ट में या रिजर्व्स के अंदर जो है वो 10,000 रखूंगा। 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, और बाकी का जो 90,000 है, 90,000 है, वो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, लोन्स दे सकता हूँ। मेरे से मुराद कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक 10,000 अपने पास रिजर्व रख लेगा और बाकी का 90,000 जो है वो आगे लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। अब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कनेक्ट करेगा कि स्टेट बैंक इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज कर देगा। तो हम दोनों डायरेक्शंस में चेंज देखेंगे और उसका इफेक्ट भी फिर देख लेंगे। तो अगर स्टेट बैंक 10% से इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 20% कर दे, तो अब आप रिजर्व में कितने पैसे रखेंगे। अब आपके रिजर्व में अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है, तो आपको 20,000 रिजर्व में रखने पड़ेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट का आप लोन दे सकते हैं जो कि 80,000 है। तो आप अगर गौर करें तो पहले 90,000 का लोन जा रहा था इकोनॉमी के अंदर, जैसे ही रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा तो लोन की अमाउंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी आपकी श्रिंक कर देगी। ओवरऑल जो पैसे हैं इकोनॉमी के अंदर, मनी है इकोनॉमी के अंदर, वो पहले 90,000 थे, अब 90,000 से रिड्यूस होकर 80,000 हो गए। इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है या डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेट बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा रही है तो बेसिकली वो मनी सप्लाई को कम कर रही है। ठीक है, वो हमें इस एग्जांपल से भी समझ आ गया। अब इसका अपोजिट केस है कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट को आप इनिशियल 10% से रिड्यूस करके 5% पे ले आए, तो इस केस में क्या होगा कि अब आपने 5,000 रुपीज अपने पास वॉल्ट में रखने होंगे कमर्शियल बैंक ने, और बाकी का 95,000 जो है वो लोन दे सकते हैं। तो आप इनिशियल के साथ इसको कंपेयर करें कि पहले 90,000 लोन मार्केट के अंदर जा रहा था, अब जो लोन जा रहा है मार्केट के अंदर वो 95,000 है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे अब बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट देखें तो आपकी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ये इसकी एक समराइज्ड वर्जन है कि जब रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज किया जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिजर्व रिक्वायरमेंट को जब हम कम करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आइए अब हम सेकंड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करने की कोशिश करें। जो सेकंड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो है द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब ये होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो डिस्काउंट रेट बेसिकली इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक्स। कि कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। अब ये किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर वर्क करता है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी डिस्काउंट रेट अगर 2% हो, तो जब जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक को स्टेट बैंक से लोन मिल रहा है, या तो कमर्शियल बैंक उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर आगे को लोगों को लोन देगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिए हम कहते हैं कि अगर डिस्काउंट रेट 2% हो तो बैंक जो है वो आम कस्टमर्स को 3% चार्ज करेगा। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है कि इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, अगर 2% से बढ़ा के 3% कर दे तो बैंक क्या करेगा। अब बैंक 3% पे लोन तो नहीं देगा ना इनिशियल, बैंक अपना इंटरेस्ट को बढ़ा के 4% कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो जो कस्टमर्स हैं वो कम लोन लेंगे, और जब कम लोन लेंगे इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई आपकी श्रिंक कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर सेंट्रल बैंक क्या करे, इसको लो कर दे, तो डिस्काउंट रेट को कम करके 1% कर दे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, वो 2% कर देगा, तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया इनिशियल से। तो अब क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हैं जो लोन जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है, वो जाएंगे और जाकर लोन लेते रहेंगे, तो लोन की अमाउंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी, और इस तरह से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कनेक्ट की जाती है। तो इसकी जो समरी है वो क्या है कि अगर डिस्काउंट रेट बढ़ जाए या स्टेट बैंक बढ़ा दे तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई रिड्यूस की जा रही है, और अगर डिस्काउंट रेट को कम कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं।
जो थर्ड टूल है उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये सबसे इफेक्टिव टूल है, ये बहुत जल्दी काम करता है। तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम बेसिकली, जो स्टेट बैंक है वो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग करता है। अगर स्टेट बैंक सेलिंग करे बॉन्ड्स की, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट बैंक बॉन्ड सेल कर रहा है, और लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। लोग किस चीज़ से परचेज करेंगे, अपनी कैश से परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो सपोज अगर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है घर के अंदर, मैं वो लेके जाऊंगा स्टेट बैंक, और 1 लाख रुपए अपना स्टेट बैंक को दे दूंगा, और बदले में वो बॉन्ड या वो सिक्योरिटी लेकर आ जाऊंगा। तो मेरे पास से पैसे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो सेलिंग बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपके जो सर्कुलेशन से पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब स्टेट बैंक बाय करेगा, कि स्टेट बैंक अनाउंस कर देगी जिससे इसके पास बॉन्ड है वो ले आए, हम बाय करना चाह रहे हैं, तो अब जो बॉन्ड मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं लेके जाऊंगा स्टेट बैंक के पास, बॉन्ड स्टेट बैंक ले लेगा, और बदले में मुझे करेंसी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो बाइंग बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि आपकी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी की समरी ये आप लोगों के सामने जो है वो दी गई है कि कैसे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो वर्क करते हैं। अगर हम बॉन्ड्स को सेल कर दें तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और अगर बॉन्ड्स को बाय किया जाए तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज कर जाएगी। अब जो इनिशियल हमने स्टार्ट में बात की थी कि रिसेशन और इन्फ्लेशनरी गैप्स के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है, तो उसका थोड़ा सा अगर आप ये इन टूल्स की मदद से हम उसकी समरी बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर रिसेशन हो, रिसेशन का मतलब क्या है कि यानी कि आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो इस ऐसे केस में स्टेट बैंक कौन सी पॉलिसी लगाएगा, ऐसे केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी। तो एक्सपेंशन करने के लिए ये 3 टूल्स हैं हमारे पास। इन 3 टूल्स में से हम कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टीपल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि या तो स्टेट बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट डिक्रीज कर देगा, या डिस्काउंट रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, या फिर बॉन्ड्स को बाय किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इकॉनमी आपकी रिसेशन से आउट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, जिसका गोल क्या होता है कि आप डिमांड को कम करें और मनी सप्लाई को भी कम करें। मनी सप्लाई को कम करने के जो 3 तरीके हमने पहले पढ़ लिए हैं, वो है इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट, इंक्रीज द डिस्काउंट रेट एंड सेल बॉन्ड्स। तो इस इन 3 तरीकों के जरिए से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर थी। उम्मीद है आप सबको मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करने के बाद हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं, और अब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिस्कल पॉलिसी से क्या मुराद है, फिस्कल पॉलिसी कैसे कंडक्ट की जाती है, उसके टूल्स क्या होते हैं, और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो आइए अब हम फिस्कल पॉलिसी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी में जो है, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसके जरिए से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को या टैक्सेशन को कम या ज़्यादा करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करवाती है। क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक इदारा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, तो उससे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अब गवर्नमेंट के पास ये दो ही टूल्स होते हैं कि गवर्नमेंट या तो अपनी स्पेंडिंग को चेंज करेगा या फिर अपनी टैक्स रेट को चेंज करेगा, और इन दोनों डिसीजन से ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली डिमांड इफेक्ट होती है। हम आने वाले इस वीडियो के पोर्शन में इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है। अब अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी की 2 टाइप्स हैं, और उन 2 टाइप्स की मदद से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को या इंक्रीज कर देती है या डिक्रीज कर देती है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो है वो गवर्नमेंट आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं इसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को या आउटपुट को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट को इंक्रीज करेगी। सेम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के अंदर भी होगा। अब हम बारी बारी वन बाय वन करके इन दोनों पॉलिसीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज वर्क करती हैं और ये कब लगाई जाती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपेंड करती है, जैसे इसके नाम से पता लगता है। अब एक्सपेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है कि जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर वर्क कर रही हो, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट फॉल कर गया हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपेंशन करने के लिए, या तो टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है या फिर स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। ये दो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। तो इन दोनों से क्या होता है कि जब हम टैक्सेस को डिक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। जब इनकम बढ़ेगी तो लोग वही पैसे लेके अपनी इनकम, इंक्रीज इनकम लेकर मार्केट जाएंगे और वहाँ उससे क्या होगा, खरीदारी करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। जब कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, होने लग जाएगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के नतीजे में आपकी जॉब्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। और ये सर्कल यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि आगे नेक्स्ट भी चलता रहेगा कि ज़्यादा जॉब्स होंगी तो जो लोग बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिल जाएगा, इस तरह उनकी भी इनकम्स बढ़ जाएंगी, और उनकी इनकम्स बढ़ेंगी तो फिर ज़्यादा डिमांड होगी और एक प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, तो इकोनॉमी रिसेशन से निकल आएगी। और दूसरा जो हमने बात की स्पेंडिंग इंक्रीज करने की, स्पेंडिंग इंक्रीज करने का भी यही चैनल है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, कि गवर्नमेंट क्या करे कि डायरेक्टली लोगों को पैसे दे दे, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे, या कोई मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर ले, या कोई मेट्रोज या मोटरवे, कोई कोई भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज कर दे तो उससे क्या होगा, एक तो डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट होती हैं, सेकंड उस प्रोजेक्ट में जो जो इंडस्ट्रीज उसके साथ कनेक्टेड हैं उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनडायरेक्ट डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और वो इंडस्ट्रीज भी फिर ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने के नतीजे में जॉब्स इंक्रीज कर जाएंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी तो सेम उसी तरह से उनकी इनकम बढ़ जाएगी, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ऑटोमेटिकली जो है वो एक सर्कल चल जाएगा जिसके तहत जो लोग रिसेशन में थे या इकोनॉमी जो रिसेशन में है वो रिसेशन से निकल कर एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाएगी। इसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को हम ग्राफ के जरिए से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ये ब्लू लाइन जो है वो हमें शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये हम कहते हैं कि हमारा करंट अगर डिमांड यहाँ पे है तो ये बेसिकली रिसेशन को शो कर रहा है कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के अलॉन्ग होना चाहिए, और जबकि हमारा करंट जो आउटपुट है वो Y2 है, तो Y2 और YFE जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है उसके दरम्यान का जो गैप है वो रिसेशनरी गैप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, और इंटरफेयर करके गवर्नमेंट एक्सपेंशन करने की कोशिश करे। तो एक्सपेंशन जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि या तो टैक्सेस को डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो डिमांड है ये इंक्रीज कर जाएगी, और ये इंक्रीज करते करते कहाँ चली जाएगी, ये जो ग्रे लाइन है 81 यहाँ पे पहुंच जाएगी, और इकोनॉमी मतलब रिसेशन से एक फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज जब करती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में आप साथ साथ ये देखेंगे डिमांड इंक्रीज कर रही है तो साथ में इन्फ्लेशन राइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो दो पॉलिसीज हमने पढ़ी, टैक्सेस को डिक्रीज करना या स्पेंडिंग को इंक्रीज करना, तो इसमें जो मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय हैं, कौन सा पॉलिसी मेकर किस पॉलिसी को फेवर करता है। तो ये डिपेंड करता है, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। टैक्सेस डिक्रीज करने का जो फायदा है वो ये है कि यानी कि अगर आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पैसे स्पेंड करें। जबकि अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को इख्तियार नहीं दे रही अपनी मर्जी से पैसे इस्तेमाल करने का, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, रिच से लेकर गरीबों को दे रही है। अब हम इसकी सेकंड पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं, और वो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जो सेकंड टाइप है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कम करने को। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का, कि जब गवर्नमेंट आउटपुट को डिक्रीज करने की कोशिश करे। अब नॉर्मली कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका आउटपुट डिक्रीज हो, बट जैसे कि हमने देखा कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो उससे इन्फ्लेशन आती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ही हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा हो तो फिर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ता है, और स्लो डाउन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाती है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं कि या तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए या स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया जाए।
जब हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की इनकम में से हम कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो कम होगी। तो जब कम पैसे उनके पास होंगे तो कम डिमांड होगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में कम पैसे आएंगे, जब कम पैसे होंगे तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होगी तो उससे भी लो इन्फ्लेशन आएगी। इसी को हम इस ग्राफ से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो इनिशियल है ना इकोनॉमी, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे है 81 के ऊपर जो ग्रे लाइन है। तो आप अगर देखें तो ये क्या हुआ है कि यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे हम काम कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइस लेवल देखें तो ये P2 बहुत ज़्यादा हाई राइज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत हम या तो टैक्सेस को जो है वो इंक्रीज कर देंगे या स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देंगे। तो दोनों केसेस में डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होकर यहाँ पे ये AD2 जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे आ जाएगी, और इकोनॉमी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ गई, और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस भी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फेवर कौन करेगा। तो नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। रीज़न क्या है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में हम इनकम टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जाहिर बात है अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे तो लोग आपको आपको आपकी जो गवर्नमेंट है उसको लाइक नहीं करेंगे। सेम इस तरह से अगर आप स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट आप एंड कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एंड करने को भी लोग जो है वो पसंद नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है फिस्कल पॉलिसी के साथ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम वही सेम बात है कि इसके बहुत अनपॉपुलर एक डिसीजन है कि आप टैक्सेस रेज करें या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करें। तो इसलिए जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वो उनको ये डर रहता है कि हो सकता है हमारे इन डिसीजंस की वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में हमें लोग जो है वो सपोर्ट ही ना करें। एक और प्रॉब्लम जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के साथ है कि जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो टैक्सेस को कट कर देते हैं, बट टैक्स कट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए कम रेवेन्यू जमा होगा, क्योंकि टैक्स ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो जब कम रेवेन्यू जमा होगा उसका मतलब क्या है कि आपका जो नेशनल डेट है वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिस्कल पॉलिसी के साथ, बट इसके बावजूद फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टूल है टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ ली होगी, और दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं और ये दोनों पॉलिसीज कैसे वर्क करती हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपने सीख ली होगी। अगर आप अभी भी आपके माइंड में मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे वो क्यूरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्स देंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।